हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जहां से अंकीय क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक है ना प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही क्रम से आपको क्लास मिलेगा, जिससे हम जो भी वीडियोज प्रोवाइड करते हैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं, क्रम से आपको लेक्चर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चों अपना चालकत्व। चालकत्व कैपिटल जिसे प्रदर्शित करते हैं और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ देता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बच्चों, तो चालकत्व कहलाता है। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि प्रतिरोध का इकाई बता दो, प्रतिरोध का मात्रक बता दो या इकाई, प्रतिरोध का इकाई, तो आप लोग बता सकते हो प्रतिरोध का इकाई बच्चों क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। तो चालकत्व का इकाई क्या हो जाएगा, चालकत्व का इकाई क्या हो जाएगा, चालकत्व का इकाई इसका व्युत्क्रम बच्चों, इससे बोलेंगे हम ओम इनवर्स। क्या बोलेंगे, ओम इनवर्स व्युत्क्रम। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई तरीके से घुमा देता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ओम को बच्चों इस तरीके से हम लिखते हैं और इसका यदि व्युत्क्रम हो जाएगा तो ओम इनवर्स इस तरीके से आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। अब यहां पर बच्चों यदि प्रतिरोध की परिभाषा, तो आप जानते हो कि चालक तार के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक और यहां पर बच्चों आप लोग इकाई याद रखिएगा कि चालकत्व की इकाई जो होता है बच्चों वो सीमेंस लिखा जाता है। क्या, सीमेंस। तो दोनों चीज है, आप लोग यदि अब ऑप्शन में सीमेंस आ जाए तो बनना चाहिए। चलिए, चालकत्व के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे ही बोलते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं, जो कि रो बराबर फार्मूला होता है। रो बराबर बच्चों RA/L। रो बराबर होगा, रो बराबर होता है RA/L। ये फार्मूला हो गया आपका, रो बराबर हो गया RA/L। यदि मैं आपसे कह दूं कि इसकी इकाई कितनी होगी बच्चों, प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई, तो देखना बच्चों मैं यहां पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। प्रतिरोध का होता है ओम, ठीक है, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई का सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ओम सेंटीमीटर। ये ओम है और ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में यदि लिखूं तो क्या लिखूंगा, ओम, ओम सेंटीमीटर। क्या बच्चों, ओम सेंटीमीटर। तो ये आप लोग थोड़ा सा दोनों, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसा पूछता है, तो क्वेश्चन बताया ना कि कई तरीके से घुमा सकता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। अच्छा, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है विशिष्ट चालकत्व। क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। और इसी को हम पढ़ते हैं चालकता। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी को पढ़ते हैं हम चालकता। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकत्व के नाम से हम जानते हैं। इसका जो प्रतीक है बच्चों वो होता है आपका कप्पा। क्या होता है, कप्पा। क्या लिखे दे बच्चों यहां पर, कप्पा। थोड़ा नाम अजीब है लेकिन ये विशिष्ट चालकत्व या चालकता का प्रतीक है, प्रतीक कप्पा। अब इसके लिए मैं आपसे फार्मूला की बात करूं, कप्पा बराबर कितना हो जाएगा, तो सर जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम होगा, यानी L/RA हो जाएगा। L/RA व्युत्क्रम हो जाएगा ना। इसकी इकाई बताओ आप लोग, यानी चालकता, क्या, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, या विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व की इकाई बता दो आप लोग, की इकाई
तो इसकी इकाई होते बच्चों, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, क्या होगा, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, आबलिक में ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिख रहा है ना। ये लो, आप लोग जो भी मैं लिखाता हूं बच्चों, जो भी मैं नोट कराता हूं, तो आप अपने नोट्स में भी मेंशन करते जाएं, क्योंकि ऐसा ना रह जाए कि सर ने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोग एक एक पॉइंट बच्चों नोट करते रहा करिए, अपना नोट्स जो बनाए होंगे ना उसमें बढ़िया लिखते चलिए। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सेल स्थिरांक क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल स्थिरांक, इसको यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बराबर होता है बच्चों, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है उसका अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। यदि इसका मैं इकाई आपसे बोलूं कि इकाई बता दो, तो इकाई आप लोग बता सकते हो। इकाई कितना होगा बच्चों, देखो ये सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे बचेगा सेंटीमीटर, बस ऊपर जा करके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया इकाई किसका, सेल स्थिरांक का। तो ये आप लोगों को तैयार रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ना, वन लाइन फैक्ट में पूछा जा सकता है, इससे 1-2 नंबर में आंकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका एक दूसरा रूप बताओ, तो इससे आप इससे रिलेशन करो कि L अपान ए बराबर जी स्टार रख दो। देखो ना, कप्पा है अपने पास, ठीक है, देखना कप्पा है, कप्पा के साइड R कर दो, इधर मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा बच्चों, L अपान ए बचेगा। L अपान ए जी स्टार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जी स्टार के बराबर होता है। तो ये भी फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कप्पा आर का मल्टीप्लाई वो जी स्टार के ही बराबर होगा। ठीक है, जी स्टार क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक। क्या है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। देखो ना, मैं यही संबंध निकाला कि आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कप्पा आर हो गया L अपान ई। तो ये भी आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया। मान लीजिए सेल स्थिरांक का मान दिया है, या कि मान लीजिए ज्ञात करना है हमें विशिष्ट चाल का, तो प्रतिरोध का मान पता है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं मान। अगला हमारा बच्चों मोलर चालकता, अगला फार्मूला है। मोलर चालकता क्या है, जैसे 1 मोल हम है ना विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं तो उसकी आयनों के कारण जो चालकता होती है मोलर चालकता कहलाती है, जिसको हम लैम्बडा मोलर चालकता अनंत अनुता पर बच्चों। ठीक है, ये क्या कहलाता है, 1000। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, गुणे कप्पा अपान बच्चों कितना मोललता है उसका, ये मोललता हो गया। इसकी इकाई यदि बात करें तो इसकी इकाई हो जाएगी, जैसे बच्चों इसकी इकाई ये अपना के है, के का कितना है 1 अपान आर, आर का जो व्युत्क्रम बच्चों सीमेंस है ना, और ये सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, मोल का हो जाएगा मोल इनवर्स। तो सेंटीमीटर यहाँ पर 3 है और 1 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा। इसका मैं इकाई लिख देता हूँ बच्चों, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, ये मोलर चालकता के लिए, किसके लिए, जहाँ के क्या है बच्चों, कप्पा है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। इसके बाद मोलर चालकता हो गया, आप लोग इसको लिखो तुल्यांकी चालकता। क्या, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का फार्मूला बताओ सर, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बच्चों लैम्बडा, ठीक है, इक्विवेलेंट अनंतनुता पर, तो पहले बच्चों इसका हो जाएगा 1000 ही रहेगा, इंटू कप्पा रहेगा। इसका बच्चों यहाँ पर हम कंसंट्रेशन सी कर दें या नॉर्मलिटी कर दें, वही चीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाता है, इसका ही यहाँ पर सीमेंस रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये जो कंसंट्रेशन है बच्चों, यानी ग्राम प्रति इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पर आप लिख लो या इक्विवेलेंट इन्वर्स लिख लो, बस, है ना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट EQUI भी करके इन्वर्स लगा दो। ठीक, ये लो बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों को इकाई याद रखना है। जो इकाई मैं बता रहा हूँ, इन इकाइयों को आपको, है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, बाद में आप परेशान होगे और फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं था, नहीं तो हम याद कर लेते।
अब हमारा अगला जो फार्मूला बनने वाला है वो है बच्चों कोलरास के नियम से। ठीक है, कोलरास का नियम बताओ आप लोग। कोलरास का नियम, कोलरास का नियम अनंत तनुता पर जो विलयन की चालकता है उस पर उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनंत तनुता की बात की जाती है। लैम्बडा, चाहे मोलर चालकता ले लो बच्चों, चाहे तुल्यांक की चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के चालकताओं के योग के बराबर। जैसे लैम्बडा हो गए बच्चों, इसको मैं आपसे कह दूं कि धन आयन में इसकी कितनी चालकता है, और प्लस में ये लैम्बडा हो गया, इसमें ऋण आयन की कितनी चालकता है। इसमें आप सबको पता है कि भाई इसकी मात्रा में मान लीजिए x कर दूं, इसकी मात्रा y कर दूं, तो भी आप लोग सही कह सकते हो। x क्या है, धनायन की संख्या है, और y क्या है बच्चों, x क्या है, धनायन की संख्या है। किसकी, धनायन की संख्या। ठीक है, x क्या है, धनायन की संख्या, और y क्या है बच्चों, ऋणायन की संख्या। ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या, धनायन ऋणायन की संख्या। ये कोलरास का नियम है। कोलरास का नियम काफी महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि हम गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं बच्चों। ई सेल की बात करें हम तो ई नॉट सेल, यानी किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, तो ई कैथोड, मतलब कैथोड का विभव कितना है, कैथोड का विभव कितना है, माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का कितना है बच्चों विभव, और अपना एनोड का कितना विभव है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नर्नस्ट समीकरण से, है ना, नर्नस्ट समीकरण से हम बहुत सारे वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर 2-4 समीकरण लिखना पड़ेगा बच्चों। नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट समीकरण थोड़ा देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, आप लोगों को तैयार करना है नर्नस्ट समीकरण। पहला जो समीकरण होता है, आप लोग बताओ, यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है कि M है बच्चों, है ना, यानी एक मेटल है, ये N पॉजिटिव में है, ये एक्वस के फॉर्म में है, तो बच्चों क्या करेगा, ऑक्सीकरण नहीं, ये अपचयन करेगा, और अपचयन करके ये सॉलिड में बदलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो अपना एक समीकरण है वो अपना E बराबर होगा, देखो बच्चों E बराबर हो जाएगा E नॉट, एकदम शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप इनका आयन भी लिखो लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है यार बाबू। यहाँ पे होता है माइनस बच्चों RT अपान NF, RT अपान NF, फिर बच्चों इन जो पॉजिटिव था बच्चों इसको अपन N पॉजिटिव ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, और नीचे बच्चों MS लिखते हैं सॉलिड अवस्था में। देखो आप लोगों को आपके बुक में कभी कभी ऐसा भी नजर आता है कि E नॉट माइनस RT अपान NF, ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है, लेकिन इस स्थिति में ये जो MS है ये ऊपर रहता है बच्चों, और N पॉजिटिव ये नीचे रहता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है प्लस माइनस का, और आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब ये log 10 में बदलता है, log 10 में, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक ऐसा भी समीकरण आता है कि E बराबर हो जाता है E नॉट माइनस है 2.303 RT, अच्छा इसका इकाई मान लीजिए RT अपान NF, फिर बच्चों इन को log 10 में बदलो, log 10 में बदल दिया MN पॉजिटिव। अच्छा ये MS कहाँ चला गया सर, तो इसका जो इकाई हमेशा एक मान के चलते हैं, इकाई सांद्रण। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ड आपका इकाई है, इसके लिए फार्मूला तैयार हो गया। अच्छा, जब R का मान रखते हैं, T का मान, N का और F का, पूरा सब कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो कुल मिलाकर के बच्चों आपका ये एक फार्मूला जनरेट हो जाता है E बराबर E नॉट। ठीक है, ये माइनस रहेगा और ये अपना होगा 0.0591 अपान N, फिर बच्चों अपना log
10 रहेगा, log 10 रहेगा और m ये अपना n पॉजिटिव है। ठीक है, ये लो, ये अपना अपचयित अवस्था है। ठीक, तो ये आप लोगों को नर्नेस्ट समीकरण से कई सारे फार्मूला क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है, अभी और बहुत कुछ है। 12th लेवल में आपके इतने काफ़ी है बच्चों, लेकिन और भी आप लोग तैयार कर सकते हो इसके आगे। इतना ही नहीं, और आगे रहता है। जैसे मान लीजिए किसी सेल की अभिक्रिया, मान लीजिए किसी सेल की अभिक्रिया इस प्रकार है। किसी सेल की अभिक्रिया इस प्रकार है बच्चों कि ए जो है इसकी मात्रा स्मॉल ए है, स्मॉल बी मात्रा कैपिटल बी, ठीक है, और ये कैपिटल सी स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये बना रहा बच्चों। इसके लिए आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे KC, है ना। इसका कैसे होता बच्चों, जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता को ऊपर रखा जाता है, ठीक है, और जो आप अभिकारक ले रखे हैं उसकी सांद्रता को नीचे ले रखते हैं। ठीक है, ये लो भैया, ये लो। ठीक है, फिर आप लोग साम्य अवस्था पर, मान लीजिए साम्य अवस्था पर ई सेल का मान जो होता है वो 0 रहता है। ई सेल का मान कितना रहता है, 0। तो ई सेल का मान जब 0 रहेगा बच्चों, तो ये टोटल है ना, इसके जगह जैसे इसकी बात करते हैं, ये आपका KC कहलाएगा बच्चों, और KC के जगह यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका 0 मान हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा E0। मान लीजिए सेल, किसी सेल के लिए, तो ये फार्मूला 0.0591 अपान n, फिर बच्चों log अपना 10 है, ये KC है, KC की जगह इसको रख सकते हो। ठीक है, इसको रखोगे, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.0591 अपान n, फिर log अपना बच्चों 10 रहेगा ही, बेस में 10 रहेगा ही, C इसकी सांद्रता स्मॉल सी, कैपिटल D इसकी सांद्रता स्मॉल डी, फिर आप कैपिटल A इसकी सांद्रता स्मॉल ए, कैपिटल B इसकी सांद्रता स्मॉल बी। ठीक है, ये लो बच्चों, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा ये कितना होता बच्चों, तो इसके लिए होगा डेल्टा G बराबर -NF ई सेल। ठीक, अगला जो हमारा है फैराडे के नियम से, फैराडे का प्रथम नियम पदार्थ में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है बच्चों। प्रथम नियम जो किसके बराबर होगा, W बराबर ZIT, ये किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। ये फैराडे के प्रथम नियम से आया। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम की मतलब जब कई सेलों को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो भाई जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए पहले सेल के W1 तो तुल्यांकी हो जाएगा E1, फिर दूसरे का अपना W2 तो उसका तुल्यांकी E2। ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। इतना आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा इस चैप्टर से। ठीक है, बाकी हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया इस चैप्टर का। आप लोगों के यदि शिव सर का प्रॉपर नोट्स चाहिए कि सर आपका नोट्स लेना है, तो मात्र 100 रुपये लगता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9685299149 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो मेरा नंबर 96 85 29 91 49। ठीक है, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप करें, नोट्स के बारे में जानकारी लें
और प्रॉपर तैयारी करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।